सबसे पहले तो अमरकांत जी के और सुखटीलाल वर्मा जी की स्मृति को नमन। अमरकांत जी उन कथाकारों में से हैं जिनका कि कोर्स पाठ्यक्रम वाले ज़माने से ही जिनसे परिचित था जो है, और उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और उसमें बहुत सारे लेखकों के बारे में बाद में राय बदली, लेकिन उन वैसे लेखकों में हैं जिनके अभी भी बहुत ही प्रिय लेखक, अगर हिंदी के जो है सबसे प्रिय कथाकारों को कुछ हमको चुनना हो तो उसमें अमरकांत जी अभी भी मेरी सूची में बने हुए हैं। और ख़ास तौर पर जैसे जो एक निम्न मध्य वर्ग या मध्य वर्ग को लेकर के जो कहानियाँ बुनते थे और मध्य वर्ग की जो एक गहरी आलोचना उन कहानियों में मिलती थी, और इतना तीखा व्यंग्य कई बार जो है वो इस्तेमाल करते थे जो है कि उन कहानियों को अभी भी सदैव अर्थवान बनी हुई हैं। और दूसरा कि जो मैं तो जिस हिसाब से देखता हूँ कि बाद में जैसे साठोत्तरी की कहानियों पर भी कई बार जो है वो अमरकांत जी का गहरा असर दिखाई पड़ता है, और उसका एक असर मुझे तो अखिलेश की भी कहानियों में अमरकांत जी की एक कथा तत्व का जिस तरह का जो निर्वाह करते थे वो दिखाई पड़ता है। तो उनको याद करते हुए, उनकी कहानियों को याद करते हुए, और सुखटीलाल वर्मा जी की स्मृति को, उनकी कविताओं की स्मृति को, कोई पर्सनल निजी स्मृति मेरे मन में उनकी नहीं है, याद करते हुए मैं हिंदी की समकालीन कथाकार पर बहुत थोड़ी सी बात करूंगा। समय कम था तो समकालीन को मैंने कुछ ज़्यादा ही समकालीन लिया है जो है। मैं सिर्फ उन कथाकारों के पर बात करने वाला हूं जिनके पहले संग्रह पिछले 4-5 सालों में प्रकाशित हुए हैं, और देश भर के जो जहां कहीं के भी हों, या जिनकी कहानियां अभी संग्रह नहीं आए हैं लेकिन फिर भी उनकी 2-2, 4-4 कहानियां आई हैं, लेकिन इतनी कहानियां और ऐसी कहानियां आई हैं कि हम उनसे एक लंबे वक्त में लंबी और अच्छी रचनाओं की उम्मीद पाल सकते हैं। तो जब हम लोगों ने लिखना शुरू किया था तो उसमें एक बात ये थी जो है कि एक समूह में एक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे आए थे जो है, तो उसमें से कुछ लोग लिखते रहे, किताबें हुए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिनकी गति थोड़ी सी जो है, हम लोग जो खरगोश और कछुए की कहानी आप सब ने पढ़ी और सुनी होगी, तो हम लोग जो है कुछ उसमें से कुछ लोग जो है कछुए की तरह से चल रहे थे, और जाहिर सी बात है कि हम उस कहानी में पढ़ते हैं कि जीत जो है कछुए की होती है। तो वो सब जो है अब जो उनकी कहानियाँ आई हैं तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं, बहुत शानदार कहानियाँ हैं और बहुत बढ़िया लिख रहे थे, जैसे मिथिलेश प्रियदर्शी और रविंद्र आरोही, ये दोनों 2007 में इनकी पहली कहानियाँ वागत में छपी थी। लेकिन संग्रह दोनों बहुत आलसी और काहिल ही थे कि संग्रह बहुत बाद से आया। दोनों बहुत बेहतरीन कथाकार हैं, आप उनको खोज के पढ़ सकते हैं। ऐसे और भी कई कथाकार थे उसमें, जैसे कबीर संजय थे, या जिन्होंने लिख रहे थे शेषनाथ पांडे, उपासना, लेकिन नहीं कि उनकी किताबें बहुत बाद में आई। तो या बाद के समय में भी अनेक कथाकार एक एक कराते रहे, जैसे जोराम यालाम नवाम, सविता पाठक, जमुना बेनी, कुंदन यादव, अनक शर्मा, दिव्या विजय, अनुकृति उपाध्याय, विजयश्री तनवीर, फरीद खां, शहादत, सारंग उपाध्याय, प्रकृति करगेती, ये सब ऐसे कहानीकार हैं जिनके कम से कम एक एक संग्रह सबके पिछले जो है 3-4 सालों में प्रकाशित हुए हैं। इसके बाद और भी कई कथाकार हैं, जैसे राहुल श्रीवास्तव जिनका संग्रह प्रकाशित होना है अभी, या कैफी हाशमी, प्रीति चौधरी, अनुराग अनंत, पल्लवी पुंडेर, आलोक रंजन जैसे और भी कई कथाकार हैं जो ऐसी राइटिंग कर रहे हैं, ऐसी कहानियाँ हमारे बीच में लेकर के आए हैं, जिनसे कि हम उनसे एक लंबे समय में जो है वो बहुत बढ़िया करेंगे ऐसी उम्मीद मान सकते हैं। मैं इन कथाकारों की खूबियों या खूबियों पर बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा कि जो सबसे पहली बात इस चीज़ में मुझे बहुत उल्लेखनीय लगती है कि इन कथाकारों ने हिंदी कहानी के भूगोल का बहुत विस्तार किया। भूगोल, और भूगोल से मेरा दोहरा आशय है, एक तो ये कि जो सचमुच का भूगोल जिसको कह सकते हैं जो है कि वो ऐसे ऐसे, जैसे कि इसमें जोराम यालाम नवाम अरुणाचल प्रदेश की हैं और हिंदी में लिखती हैं, वहीं पर रहते हुए हिंदी में लिखती हैं और बेहतरीन कहानियाँ लिखती हैं। तो और दूसरा जो ये है कि जो आंतरिक भूगोल उस तरीके से कह सकते हैं कि जैसे एक इतने अलग अलग तरह की नौकरियों से, इतने अलग अलग तरह के काम करने वाले लोग कहानी में आए हैं, जैसे कि जो एक अनुभव है कहानी का, जो कथा, जो भीतरी अंतर जगत है, उसमें भी बहुत गहरा बदलाव हम देख सकते हैं जो दर्ज हुआ है। तो
जैसे अपने पहले ही कहानी संग्रह साक्षी हैं पीपल में अरुणाचल प्रदेश में रहने वाली जोराम आलम जिस तरह की कहानियां लेकर के आई हैं वह हिंदी में इसके पहले संभव नहीं हुई थी। जोराम की कहानियां अपने परिवेश और संस्कृति में इस तरह से रची बसी हैं कि उन्हें पढ़ना एक नई दुनिया की यात्रा करने जैसा है। इसके साथ अगर जमुना बीनी के अयाचित अतिथि तथा अन्य कहानियां और मिथिलेश प्रियदर्शी का कहानी संग्रह लोहे का बक्सा तथा बंदूक को भी जोड़कर पढ़ा जाए तो आदिवासी जीवन की एक ऐसी मुकम्मल तस्वीर उभरती है जो तमाम एकेडमिक किताबों द्वारा रची गई दुनिया से एकदम भिन्न और ज़्यादा जिंदा लगती है। हालांकि तीनों ही कथाकारों का बयान करने का स्वर एक दूसरे से भिन्न है। जोराम लोक कथाओं के नज़दीक जाती हैं तो जमुना बीनी यथार्थवादी स्वर अपनाती हैं और मिथिलेश प्रियदर्शी अपनी कहानियों को बयान करने के लिए लगभग थिलर वाला शिल्प अपनाते हैं। यहीं पर एक बात और कही जा सकती है कि समय की कहानियों को बयान करने के क्रम में प्रचलित किस्म का जो भारतीय यथार्थवाद था जिसकी शुरुआत करने का श्रेय प्रेमचंद को और पुष्पित पल्लवित करने का श्रेय हिंदी के अनेक शीर्ष कथाकारों को जाता है, उससे ज़्यादातर कथाकार, सब नहीं लेकिन ज़्यादातर कथाकार एक दूरी बनाते हुए या नए रास्तों की तलाश करते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि उसकी जो भी रचनात्मक वजह हैं उन सब के अंदर हों, जैसे जोराम लोक कथाओं के नज़दीक जाती हैं, मिथिलेश प्रियदर्शी थ्रिलर वाली धार पर चलते हैं, रविंद्र आरोही अपनी भाषा और बयान को ज़्यादा तरल और धीमा बना करके ये काम करते हैं, और प्रकृति करगेती अति यथार्थवाद की तरफ जाते हुए ऐसी कहानियाँ कहती हैं जो एक सामान्य कहानी है लेकिन एक हमारे समय का रूपक भी गढ़ती है। उस कहानी में जो है हमारे समय का एक भिन्न अर्थ, भिन्न रूपक आप पढ़ सकते हैं। तो एक और चीज़ जो उनके यहाँ दिखती है प्रकृति करगेती में कि उनके यहाँ निर्जीव चीज़ें भी लगभग जीवित होकर के सामने आती हैं उनकी कहानियों में, जिसमें पेड़ पौधे और तमाम जीवित व्यक्ति हो सकते हैं, दूसरी चीज़ें हो सकती हैं, वो सब कहानी में एकदम जीवित और सजीव, मतलब कि उनकी जो उपस्थिति बनती है वो किसी निर्जीव व्यक्ति या वस्तु की तरह उपस्थिति नहीं बनती है। तो यहाँ से इनमें मतलब कई कथाकार ऐसे हैं जहाँ यथार्थवाद से प्रस्थान का एक नया बिंदु चिन्हित किया जा सकता है। हालांकि प्रकृति करगेती की जो बात हम कर रहे थे तो वहाँ पर एक कसक बनी रह जाती है कि कई बार उनकी कहानियाँ लगता है कि कहीं अधूरी छूट गई हैं, एक अधूरापन बना रहता है। लेकिन वो जो बहुत समर्थ कथा भाषा है जिस तरह से इस्तेमाल करती हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे की कहानियों में जो है वो और भी परिपूर्ण होकर के चीज़ें सामने आएंगी। सविता पाठक की कहानियां हैं, उनका संग्रह है लोक भारती से आया है, हिस्टेरिया नाम से, यहीं जौनपुर की रहने वाली हैं। तो उनकी जीवन में अवध और पूर्वांचल दोनों में जो स्त्री जीवन की विसंगतियां हैं और उनकी कुंठाएं हैं और उस कुंठा से, उस विसंगति से और अपने समाज से जो उनकी एक साहसभरी लड़ाइयाँ हैं उसका बहुत ही जीवंत चित्रण उनकी कहानियों में जो है मिलता है। वहाँ पर तमाम जो है जैसे जो भी कुंठा है वो समाज देता है, जो भी एक तरीके की बंदिशें हैं समाज लगाता है, लेकिन उसको तोड़ करके जो उनके सपने हैं, जो उनके प्रतिरोध हैं, जो जिस तरह से भी प्रकट हो सकते हैं उसके प्रकट होने की बहुत सुंदर कहानियाँ कहती हैं। सविता से भी बस एक छोटी सी शिकायत ये रहती है कि कई बार ये लगता है कि जहाँ पर उनको थोड़ा सा ठहर करके जो है चीज़ें और कहनी चाहिए वहाँ पर कई बार वो सरपट भाग जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी कहानियाँ एक कहानी पढ़ने लायक है और पढ़ी जानी चाहिए। इसी तरह मिथिलेश प्रियदर्शी की जिनकी अभी बात हुई थी, उनकी कहानियों में आदिवासी जीवन पर सत्ता और पूंजी के दमन, आदिवासियों के अभाव, उनकी संस्कृति और उनका जो अनथक प्रतिरोध है उस पर वो कहानियाँ बढ़ती हैं और बहुत तेज गति से आगे बढ़ती हैं। उनकी जो डिटेलिंग है मिथिलेश की बहुत विश्वसनीय उन कहानियों को बनाती चलती है। और उसका जस्ट उल्टा रविंद्र आरोही करते हैं, जहाँ पर कि वो अपनी कहानियों को किसी धीमी हवा या मैदानी नदी की तरह धीरे धीरे बहने देते हैं और यहाँ पर लोगों के सपने और उनके बिखरने के न जाने कितने चित्र हमारे सामने धीरे से उतर जाते हैं, हमारे भीतर उतर जाते हैं। उनकी भाषा इस यथार्थ पर एक हल्का सा कुहासा रचते हुए जिसे बुलाती है कि देख सकते हो तो इस कुहासे को चीर कर इसके पार देखो। फरीद खां और सारंग उपाध्याय के संग्रह, फरीद का भी तुरंत संग्रह आया हुआ है। ये दोनों संग्रह ऐसे हैं जो कि मुंबई पर केंद्रित हैं। फरीद खां जहां मनोरंजन उद्योग की दुनिया में स्त्री कलाकारों के जीवन और उनके पर्दे पर के जीवन के बीच की फांक और तनाव को अपना विषय बनाते हैं, वहीं सारंग उपाध्याय की कहानियों में मुंबई में अपनी रोजी रोटी और अस्मिता के लिए पल पल जूझते और भागते हुए लोग हैं। और अनुकृति उपाध्याय हमारे समय की एक महत्वपूर्ण कथाकार हैं, इस अर्थ में कि
जो यथार्थ अपनी कहानियों में लेके आई हैं, जो एक कारपोरेट दुनिया है, अपर मिडिल क्लास और जो कारपोरेट की दुनिया है, उसके जो छल छदम हैं, उसके जो तमाम तरह के फरेब हैं, दांव पेच हैं, उनके बारे में वो अपनी कहानियाँ कहती हैं। और वहाँ पर भी जैसे एक मिथलेश में हम थ्रिलर की बात कर रहे थे, तो कई बार वो रहस्य कथा की तरह से बात करती हैं, जो है जैसे ठीक है कि उनमें एक रहस्य गढ़ते हुए वो रहस्य कई बार खुलते हैं, कई बार वो पाठकों के ऊपर छोड़ देती हैं, लेकिन उस तरह से उनकी कहानियाँ चलती हैं। दिव्या विजय का सुखबुक मन छपा था यहाँ से, ज्ञानपीठ से संग्रह, तो उनके यहाँ थोड़ा सा एक ये है ना कि जो एक दुर्गम इलाके, दुर्गम विषय जो है उस तरीके से उनको आकर्षित करते हैं और उनको अपनी कहानियों के में जो है जैसे बहुत ही सक्षम और विश्वसनीय तरीके से पेश करती है। एक संग्रह पिछले दिनों आया था कुंदन यादव का, गणासा गुरु की शपथ जो है, तो खासतौर पर बहुत व्यंग्य का टोन है और खूब पढ़ा जा रहा है संग्रह जो है। हमारे यहाँ जैसे मैं बैठता हूँ लोग बाती में, तो सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में इधर है। तो वो जो प्रशासन है, पुलिसिंग है या दूसरी तमाम सारी चीज़ें हैं, उनके भीतर के जो दांव पेच हैं, जो करप्शन है या तमाम सारी चीज़ें हैं, जाति के सवाल हैं, उस पर बहुत रोचक जो एक व्यंग वाला श्रीलाल जी वाला जो अंदाज है, लगभग उस अंदाज में जाते हुए जो है वो बहुत रोचक तरीके से अपनी कहानियाँ कह रहे हैं। अनघ शर्मा हमारे युवा पीढ़ी के महत्वपूर्ण कथाकार हैं, 2 संग्रह उनके आ चुके हैं। तो उनका एक तरीका ये है कि जो है एक जब एक कहानी लिखते हैं तो एक कहानी इतिहास की है, एक वर्तमान में है, दोनों कहानियाँ एक दूसरे के समानांतर चलती है और कहीं कहीं एक दूसरे में अंतर्गुम्फित करती है एक दूसरे को। इसके पहले से शशिभूषण द्विवेदी इस तरह की काफ़ी कहानियाँ लिख रहे थे, वो तो लगभग इसी तरह की कहानियाँ ज़्यादातर लिखी थी उन्होंने। एक विजय श्री तनवीर हैं जो एकदम अभी आज के समय में स्त्री पुरुष संबंधों और उनके बीच की विसंगतियों को लिख रही हैं। हालांकि वो लिखावट उनकी जो है थोड़ा सा जो पॉपुलर वाली राइटिंग आजकल है उसकी तरफ थोड़ी झुकी हुई है, लेकिन फिर भी उनमें इतनी ताकत है कि उनको हम जो है पढ़ा जा सकता है या पढ़ना चाहिए हमको। उपासना की कहानियां हैं, उनमें ग्रामीण जीवन की जो स्त्री जीवन की जो विडंबनाएं हैं, जो सुख दुख हैं, तमाम उखाड़ पछाड़ है, उसके बारे में बहुत एक साथ में वो बहुत कामिक भी हैं और करुण भी हैं। दोनों का एक मिला जुला स्वर बहुत ही विश्वसनीय तरीके से उनकी कहानियों में आता है। उनका संग्रह ज्ञानपीठ से आया था, एक जिंदगी एक स्क्रिप्ट भर, और एक कवि हिंदी युग से संग्रह उनका नया तुरंत प्रकाशित हुआ है। इसी तरीके से शहादत एक कथाकार हैं, युवा कथाकार भी, मुश्किल से 23-24 साल का लड़का है। एक संग्रह उसका प्रकाशित है हिंदी युग से। तो उसके यहाँ जो मुस्लिम समाज के जो संघर्ष हैं, जो डर हैं, उनकी विसंगतियाँ हैं और उनका जो पिछड़ापन या जहालत भी है, सबके बारे में बहुत तीखे अंदाज में वो अपनी कहानियाँ लिखता है। तो और भी अनेक कथाकार हैं जिन पर बातचीत हो सकती है, जैसे कि एक कथाकार का मैं नाम लेना चाहूँगा, फिर उसकी कहानी, और उसके पहले भी कहानियाँ आई थी। उसकी एक कहानी लल्लन टाप की एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें लिखा था, फिर तंतों में आई थी एक कहानी। अभी वनमाली में एक कहानी आई थी, शिया बटर, कैफी हाशमी नाम है कथाकार का। तो फंतासी के शिल्प में बहुत गहरी राजनीतिक कहानी थी वो, जिसमें इस समय की राजनीति और पूंजी के भयावह और बहुपति खेल देखे जा सकते थे। यह कहानी इसलिए भी उल्लेखनीय है विशेष रूप से कि मिथिलेश प्रियदर्शी, सविता पाठक, एक हद तक कबीर संजय, राहुल श्रीवास्तव और कुंदन यादव के बावजूद नए कथाकारों के कथा संसार में पर्याप्त विविधता के बावजूद सीधी टकराने वाली, सिस्टम से सीधे टकराने वाली राजनीतिक कहानियाँ कम हैं। कैफी की वो कहानी बहुत मुकम्मल, बहुत ही तगड़ी राजनीतिक कहानी थी जो है। और कैफी उस कहानी में एक ऐसी दुनिया रचते हैं जो फंतासी से भी ज़्यादा फंतासी भरे इस समय को एक वैसा ही इंद्रजाल रच करके विखंडित करती है। इसी तरीके से अनुराग अनंत, प्रीति चौधरी, पल्लवी पुंडेर, आलोक रंजन सहित और भी अनेकों कथाकार हैं जिनकी अभी किताबें नहीं आई हैं, पर उनकी रचनात्मकता गहरी उम्मीद जगाती है। अभी बनमाली कथांक में ही हमारे यहाँ पर प्रदीप्त प्रीत बैठे हैं, उनकी एक बहुत सुंदर कहानी आई थी। तो मैं उम्मीद यही कर सकता हूँ कि इनमें से अनेक कथाकारों की कहानियाँ आपने पढ़ रखी होंगी और आपके भीतर मेरी बातों से सहमति या असहमति बन रही होगी। यहीं से संवाद आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया।